हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे क्लास में, जिसमें कि हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़िए दोस्तों, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर करिए और वीडियो को जल्द, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे जितने भी लोग जुड़े हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर का सबसे मजबूत जोड़ कौन सा है? ठीक है, सेक्रो इलियम है, सेक्रो कोकिजियल है, या सिम्फाइसिस प्यूबिस है, या सिनोवियल है। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर करिए। मानव शरीर का सबसे मजबूत जोड़ कौन सा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा साइक्रो इलियक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सेक्रो इलियक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेक्रो इलियक क्या है? तो जोड़ है जो कि रीढ़ के आधार पर स्थित एक जोड़ होता है। रीढ़ के आधार पर स्थित एक जोड़ है। यह जोड़ रीढ़ की हड्डी को कूल्हे की हड्डी से जोड़ता है। यह जोड़ ऊपरी शरीर के वजन और पैरों तक पहुंचता है और सीधे खड़े होने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था के दौरान जो होता है ना, सेक्रो इलियक जो होता है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोन के कारण, ठीक है, एसआई जोड़ के स्नायु बंधन लचीले इसमें हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्रो कोकिजियल क्या है? सॉरी, यहाँ पे देखिए, तो ये भी एक प्रकार का जोड़ है। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है? तो श्रोणि के निचले हिस्से में स्थित दो श्रोणि हड्डियों के बीच का जोड़ होता है। यह जोड़ श्रेणी हड्डियों के, ठीक है, श्रोणि हड्डियों को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़िए, एंडस, ठीक है, सिनोवियल, यहाँ पे बात हुआ है सिनोवियल। तो सिनोवियल क्या होता है? तो यह शब्द जोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिनोवियल जोड़ जो होते हैं ना, हड्डियों के बीच एक प्रकार का जोड़ है। इसमें तरल पदार्थ से भरी, ठीक है, संयुक्त गुहा होती है। क्या होता है? तो तरल पदार्थ से भरी संयुक्त गुहा होता है। यह जोड़ कार्टिलेज और साइनोवियल तरल के द्वारा संरक्षित एवं, ठीक है, गद्य युक्त होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, सेकंड नंबर को देखेंगे। ताप नियंत्रण केंद्र आप लोगों को बताना है। आसान क्वेश्चन है। थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला ऑब्लांगेटा एवं सेरेब्रम में। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। देखिए, मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा? कई तरह के नाविकों से मिलकर बना रहेगा। हाइपोथैलेमस जो है ना, शरीर के, ठीक है, ठीक है, कई प्रणालियों को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र को भी क्या करेगा? तो ठीक है, समन्वित करेगा, यानी कि उसको संभालने का कार्य करेगा। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगा, भूख और प्यास को नियंत्रित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? तो नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह मनोदशा को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदर दूसरे हार्मोन को स्राव, ठीक है, हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए, थैलेमस क्या होता है? तो मस्तिष्क के बीच में स्थित अंडे के आकार का संरचना होता है। यह मस्तिष्क का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा देखिए, तो मस्तिष्क के तने, जो कि ये क्या करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या होती है? तो कोशिकाएं और तंतु होते हैं। ठीक है, इसके कोई महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा के क्या होगा? तो ये क्या करेगा? तो श्वसन, ठीक है, हृदय, वमन और वाहिकी के प्रेरक केंद्र है। कपाल तंत्रिकाओं में, ठीक है, कितना? तो 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 होते हैं इसमें। श्वेत पथ पदार्थ 2 से 3 होती है। एंड निचली 4 कपाल तंत्रिकाओं के केंद्रक होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, यहाँ पे सेरेब्रम देखिए, सेरेब्रम क्या होता है? तो एक, ठीक है, मस्तिष्क का बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह दो गोलार्धों में बटा होता है और इसमें 4 लोबों में बटा होता है। कितने लोब में? 4 लोब में बटा रहता है ये। आगे बढ़िए, बताएंगे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि आप लोगों को बताना है। स्टेप्स है, ठीक है, फ्लेंजेज है, मेटाकार्पल है, या जिफी स्टर्नम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों को पता है, आसान क्वेश्चन है। स्टेप्स जो, ठीक है, स्टेप्स या स्टेपिस जो होती है ना, ये क्या होता है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, मध्य कान में मौजूद एक हड्डी है। क्या है? तो मध्य कान में मौजूद एक हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और हल्की हड्डी है। यह आंतरिक कान में ध्वनि कंपन को, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा? धनु कंपन को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फ्लेंजेस क्या होता है? तो मानव शरीर के हाथ और पैरों की अंगुलियों की महत्वपूर्ण हड्डियों में से एक होती है फ्लेंजेस। मेटाकार्पल क्या होता है?
तो ये हड्डियां जो होती है ना, हाथ की कलाई को उंगलियों से जोड़ती है, कौन? तो मेटाकार्पल। ठीक है। एंड आप लोगों का आगे देखिए, जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नम क्या है? तो हड्डी जो कि, ठीक है, उरोस्थी का पिछला खंड होता है, ठीक है, जिसे जिफाइड प्रक्रिया या जिफाइड भी कहा जाता है। यह स्टर्नम के 3 भागों में से सबसे बड़ा हिस्सा होता है, कौन? तो जिफी स्टर्नम। आगे बढ़िए, 4th नंबर को देखेंगे, ब्रिक होते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे उदरी गुहा में होते हैं, श्रोणि गुहा में होंगे, वक्षीय गुहा में या पृष्ठी पृष्ठी गुहा में। तो यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में ध्रुविक होते हैं, यह गुर्दे भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये गुर्दे भी कहलाते हैं। ये उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, उदर गुहा हो जाएगा। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उदर गुहा में। देखिए, जिनमें क्या होता है? पेट आता है, आते आएगा यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दे, और क्या आएगा? तो अधिभृत ग्रंथि शामिल होता है। यह गुहा वक्ष गुहा के नीचे और श्रोणि गुहा से ऊपर स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। बताएंगे, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4, 1, 2 या 3? तो बताइए कुल कितने चेंबर पाए जाते हैं? तो सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। तो मानव हृदय में कितने? तो 4 चेंबर पाए जाते हैं। ठीक है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय एंड बाया निलय पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कक्ष मांसपेशियों और दूसरे हृदय उत्तकों से घिरे होते हैं। यह हृदय कक्षों के वाल्व होते हैं। ठीक है, हृदय कक्षों में वाल्व होते हैं, ठीक है, जो रक्त को एक दिशा से प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 6th नंबर को देखिए, अनाक्षीकृत रक्त। अनाक्षीकृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी कौन सी है? तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, अनाक्षीकृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी है, ठीक है, हाइपेनिक धमनी है, गैस्ट्रिक धमनी है, या रीनल धमनी है? यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनाक्षीकृत रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ऑप्शन ए वाले लोग सही हैं। पल्मोनरी धमनी या जिसे फुसफुसीय धमनी कहा जाता है, हृदय के दाएं भाग से ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। यह रक्त फिर ऑक्सीजन लेता है और हृदय को वापस लेके आता है, हृदय में वापस लेके आएगा। ठीक है, एंड देखिए, गैस्ट्रिक धमनी क्या होता है? गैस्ट्रिक धमनी के बारे में देखेंगे, पेट की रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी होती है। इसमें दाहिनी गैस्ट्रिक धमनी और बाईं गैस्ट्रिक धमनी शामिल होती है। आगे बढ़िए, 7 नंबर को देखिए, रीनल धमनी। रीनल धमनी बताइए, गुर्दे तक रक्त पहुंचाने वाली बड़ी रक्त वाहिकाओं को कहते हैं। ठीक है, गुर्दे तक रक्त पहुंचाने वाली बड़ी रक्त वाहिकाओं को क्या कहेंगे? तो रीनल धमनी कहेंगे। इन्हें ब्रिक धमनियां भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इन्हें ब्रिक धमनी भी कहा जाता है। हर व्यक्ति के शरीर में 2 रीनल धमनियां होती हैं। इसमें से एक धमनी दाएं गुर्दे में और दूसरी धमनी, ठीक है, बाएं गुर्दे को रक्त पहुंचाने का कार्य करेगी। आगे बढ़िए, 7th नंबर को देखिए, 7वां नंबर बताइए। ठीक है, पुरुषों में बाध्यता, ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार दोष है। तो बताइए कौन सा है? पुरुषों में बाध्यता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वंश संबंधी, ठीक है, शुक्र ग्रंथि शोध होता है, वृषण कोष में बढ़ा हुआ तापमान होगा, ठीक है, अनवरतीर्ण हो जाएगा, या सभी हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे 7 का। ठीक है, तो 7 का पुरुषों में बाध्यता बताना है आप लोगों को, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? 7 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी हो जाएंगे, यानी कि मम संबंधी, ठीक है, शुक्र, ठीक है, शुक्र ग्रंथि शोध हो जाएगा। ठीक है, एंड वृषण का बढ़ा हुआ तापमान क्या होता है? तो इसके कारण क्या होगा? तो शुक्राणुओं की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और बांझपन का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अनुवर्तित, ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, अनुवर्तीर्ण ये भी होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर बताएंगे, पर्णासी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया के बारे में पूछा गया है। तो पर्निशियस एनीमिया बताइए सभी लोग। तो बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा? थायमीन आयरन हो जाएगा। ठीक है, थायमीन क्या होता है? तो विटामिन बी होता है ना, विटामिन B12 हो जाएगा, या फोलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 होगा, यानी कि जिसका नाम क्या होता है साइनो, ठीक है, साइनोकोल्बामिन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो साइनोकोल्बामिन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 देखिए इसमें क्या होता है, तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में कमी या आकार, ठीक है, आकारण दुर्लभ कोशिकाओं के कारण होती है। इसमें शरीर के अंगों को कम ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे क्या होगा, तो थकान, त्वचा का पीलापन, श्वास लेने में तकलीफ, चक्कर आना, ठीक है, और तेज दिल की धड़कन शामिल हो सकते हैं इसमें। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फोलिक एसिड का रासायनिक नाम सभी लोग बताएंगे। CSC का पूरा नाम, ठीक है, CSC बताएंगे कॉमन हेल्थ सेंटर, ठीक है, या कॉमन हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या ठीक है कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, टेस्ट के तौर पे रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, CSC आसान क्वेश्चन है और 9212 के एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था ये। और बताना है कितनी जनसंख्या पे एक CSC रहता है, तो सभी लोग बताइए। और CSC में कितने बेड होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे। क्षय रोग का मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है, क्षय रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलेगा, तो वेक्टर, ड्रॉपलेट, ठीक है, फॉमिट्स या भोजन। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्षय रोग यानी कि टीबी मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है, तो बताइए सभी लोग जल्दी से क्या हो जाएगा। क्षय रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, वेक्टर के द्वारा, ड्रॉपलेट, फॉमिट्स के द्वारा या भोजन के द्वारा। तो 10th का क्या हो जाएगा, क्षय रोग यानी कि टीबी जो कि हवा के जरिए फैलता है, यह माइक्रो ट्यूबर, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सक्रिय टीबी से पीड़ित है तो वह खांसता, छींकता और बोलता है या गाता है, तो हवा के माध्यम से ये फैलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10th का ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स हो जाएगा। क्या होगा, ड्रॉपलेट्स हो जाएगा। क्षय रोग, ठीक है, किस कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट्स मतलब क्या होता है, तो छोटी बूंदों या छोटा बूंद के इस, ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, यानी कि बूंदों खांसने छींकने वगैरह से ये फैलता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 11th नंबर बताएंगे, मुंह के जरिए दिया जाने वाला टीका किसे रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुंह के जरिए दिए जाने वाला टीका किसे रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षय रोग के लिए, गलसुआ, खसरा या पोलियो। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए, ठीक है, किसके लिए। तो आसान क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पोलियो हो जाएगा। मुंह के जरिए दिए जाने वाला टीका पोलियो का होता है। ठीक है, यह देखिए पोलियो माइलाइटिस रोग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह टीका जीवित कमजोर वायरस होता है। क्या होता है, जीवित कमजोर वायरस होता है। टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह देखिए मुंह के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ओरल, ठीक है, ओरल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 12th नंबर बताएंगे, चेचक किसके कारण फैलता है। तो चेचक किसके कारण फैलता है, किस कारण से फैलेगा चेचक, आप लोगों को बताना है। सभी लोग जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। ठीक है, वायरस के कारण, जीवाणु, परजीवी या मच्छर के कारण। तो क्या हो जाएगा, चेचक जो है, ठीक है, वायरस के कारण फैलता है ना, किसके कारण, तो वेरियोला वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण, यानी कि वेरियोला किसके कारण होता है दोस्तों, तो वेरियोला वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी है। चेचक के वायरस से संक्रमित व्यक्ति से बात करने, खांसने या छींकने से हवा में संक्रामक बूंदें फैलती हैं। इन बूंदों को सांस लेने से चेचक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वायरस के कारण फैलता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, हम लोग बताएंगे विषाणु क्या होता है। तो अकोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे क्षय रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है। तो क्षय रोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है, बताना है। ठीक है, अमोक्सिसिलिन है, ठीक है, क्लोरम फेनिकोल है, रिम्फेसिन है, या सिप्रोफ्लोक्सिन है। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे। क्षय रोग यानी कि टीबी होता है, इसके कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए किसके कारण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिम्फेप्सिन हो जाएगा, रिम्फेप्सिन के कारण फैलता है,
यह एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है और कई तरह के संक्रामक पैदा करने वाले बैक्टीरिया यानी कि व्यापक वर्णक को मार डालता है। ठीक है, ठीक है। तो क्षय रोग के लिए क्या, तो रिम्फेसिन से रोका जाता है क्षय रोग को, सॉरी, ठीक है, रिम्फेसिन से रोका जाता है क्षय रोग को, ध्यान रखिएगा। यह डीएनए, ठीक है, डीएनए निर्भरशील आरएनए पॉलीमेरेज नामक बैक्टीरिया के एंजाइम को गतिशील को अवरुद्ध करने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्या होता है ना, ठीक है, अमोक्सिलिन क्या होता है, तो ये क्या होता है, पेनिसिलिन परिवार का ये भी है। ठीक है, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, और क्लोरम फेनिकोल क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, तो प्रतिजैविक कार्बनिक यौगिक है जो कि अनेक प्रकार के जीवाणु संक्रामकों के उपचार में सहायक होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डेंगू बुखार मच्छर किस प्रजाति से हस्तांतरित यानी कि किससे फैलेगा, तो डेंगू बुखार किस मच्छर के प्रजाति से फैलेगा, एडीज से, एनाफ्लिस से, क्यूलेक्स से या मंसोनिया, तो मंसोनिया तो होता नहीं, तो ठीक है, मंसोनिया से तो फैलेगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। तो इन दोनों में से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे एडीज जो है किसके फैलेगा, सॉरी, ये किससे फैलेगा, तो एडीज से फैलेगा। आपका डेंगू बुखार किससे फैलेगा, तो एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है तो मच्छर भी संक्रमित हो जाएगा, फिर वो किसी के काटेगा तो फिर फैला देगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, एनोफिलीज देखिए कि एडीज क्या होता है, तो मच्छरों का एक वंश है, सभी मच्छरों की तरह, ठीक है, तरह ही इसके जीवन चक्र में भी, ठीक है, 4 अवस्थाएं होती है, ये चीजें ध्यान रखना है। एनाफिलीज क्या होता है, तो मच्छरों का एक वंश है, लगभग 400 प्रजातियां होती हैं इसमें, लगभग 400 प्रजातियां होती हैं। क्यूलेक्स जो होता है मच्छरों का, ठीक है, ये सभी तरह के ही इसके जीवन चक्र के 4 अवस्थाएं इसमें भी होता है, क्यूलेक्स में भी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बताइए हांसेन रोग। ठीक है, हांसेन रोग बताइए, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। मलेरिया, हैजा, क्षय रोग या कुष्ठ रोग, तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, हैंसन रोग बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर क्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी जिसे कहा जाता है, यह लंबे समय तक चलने वाली संक्रामक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इससे त्वचा पर घाव हो जाते हैं और नसों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, त्वचा पे घाव होगा, नसों को नुकसान पहुंचता है, इसमें ध्यान रखिएगा। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, ठीक है, लंबे समय तक इसकी मेडिसिन चलाना पड़ता है। ठीक है, क्षय रोग टीबी आप लोगों को पता ही है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, बताइए, चलिए, तो 15 प्रश्न ये रहे हमारे। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चलने लग रही होगी। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद सभी लोगों को, बाय बाय एंड टेक केयर।